नमस्कार दोस्तों। कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं ना। शरीर में रोग नहीं होने का मतलब स्वस्थ होना भी नहीं होता। डॉक्टर्स कहते हैं कि अधिकतर बीमारियां हमारे गलत जीवन शैली अर्थात रॉन्ग लाइफ स्टाइल के चलते हो रही है। इनमें से तो लगभग 85% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। ये मैं नहीं कहता, WHO कह रहा है। जब बात जीवन शैली की है, तब मैंने आयुर्वेद को कुछ समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया आयुर्वेद अर्थात आयु का ज्ञान, मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेद को सरलता से समझने के लिए मैंने आज SCG के दरबार में आमंत्रित किया है श्री नारायण प्रसाद अवस्थी, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की काया चिकित्सा विभाग के विभागा अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर अरुणा ओझा जी को। इंग्लिश में कहें तो HOD ऑफ इंटरनल मेडिसिन। तो डॉक्टर अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है बहुत हमारे प्रोग्राम धन्यवाद। में। ओझा जी, ये बात आती है आयुर्वेद की, और आयुर्वेद को अगर हम देखें तो हमें सब, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि आयुर्वेद पद्धति की ओर जाना है, आयुर्वेद चिकित्सा की ओर जाना है, तो जनरली जड़ी बूटी, वटी, चूर्ण ये दिखाई पड़ता है। तो क्या बस आयुर्वेद में इन्हीं का थ्रू इलाज होता है? नहीं नहीं, आयुर्वेद में चूरन, वटी और जो काढ़ा आपने बोला जी वो तो है, लेकिन आयुर्वेद इसके पहले और इसके बाद बहुत विशाल उसका क्षेत्र है। जी। और यदि कहें तो आयुर्वेद असीमित है। वहां पर ना कि मतलब ये तो औषधियों की कुछ कल्पनाएं हैं, जी। जिसको हम बोले कि कोई भी औषधि अलग अलग फॉर्म में दी जाती है। और आयुर्वेद प्रिविलेज्ड है कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी कि यदि आंवले का उपयोग हमको करना है तो आंवले को चूर्ण के रूप में दिया जा सकता है, उसकी टैबलेट बना के दी जा सकती है, उसका काढ़ा बनाया जा सकता है। और एक बहुत कॉमन जो उसका एक उसकी औषधि है च्यवनप्राश, जिसको हम अवलेह बोलते हैं। तो अलग अलग रूप में उसको दिया जा सकता है। उसका रस जो आजकल मिलता है स्वरस के रूप में, जी। आंवले का जूस मिलता है। बिल्कुल। तो ये अलग अलग कल्पनाएं हैं। तो आयुर्वेद का इतना साइंटिफिक तरीका है कि ये जो अलग अलग फॉर्म है, इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है अलग अलग रूप में। कोई दवा जल्दी असर करती है, किसी दवा का एब्जॉर्प्शन थोड़ा लेट होता है। तो किस उम्र में, किस व्याधि में, किस समय कौन से फॉर्म को हमको यूज करना है, इसलिए अलग अलग फॉर्म में मतलब जिस तरह की दवाइयाँ तैयार की जिस जाती तरह है। की मॉडर्न मेडिसिन में जी हम कुछ ओरल टैबलेट्स हैं, जी कैप्सूल्स जी हैं, जी जी। इंजेक्टेबल है, तो हाँ, वैसे ये हमारे दवाइयों के अलग अलग रूप हैं अगर हम अलग अलग कहें। रूप हैं। और अभी मॉडर्न की दवाइयाँ जिन फॉर्म्स में हैं, एक्चुअली हम्म। बहुत सारे लोगों को पाउडर और काढ़ा लेने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती बिल्कुल है। होती थी। तो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन जिन फॉर्म्स में है, उन्हीं फॉर्म में वो स्प्रे के फॉर्म में पेन किलर आ रहे हैं, अच्छा। कैप्सूल्स आ रहे हैं, सिरप्स आ रहे हैं। और सिरप भी सब शुगर बेस्ड हैं। जो हाँ, डायबिटीज वाले हैं उनके लिए शुगर शुगर फ्री भी चालू हो शुगर गया है। फ्री भी हैं। जी। तो मेडिसिन जो है वो हर फॉर्म में आयुर्वेदिक हम्म। दवाइयाँ मिल रही हैं। जब भारतवर्ष में बहुत सारी चिकित्सा पद्धति ऑलरेडी अवेलेबल है, हम्म। हालांकि ये हमारा पुराना चिकित्सा पद्धति है ये जी कहते हैं, लेकिन लोगों को झुकाव जिन पद्धतियों में है उसमें से मॉडर्न मेडिकल साइंस एक है। बिल्कुल उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर भी बढ़िया फल फूल रहा है। बिल्कुल। आयुष का गठन हुआ है। जी। आयुष के अंदर में आयुर्वेद के अलावा यूनानी भी है, हुँ। योगा भी है, हुँ। सिद्धा भी है और होम्योपैथी भी है। बिल्कुल। तो इतने सारे के बाद भी हुँ। लोग आयुर्वेद की ओर क्यों जाए, अब ये मेरा प्रश्न है। जी। आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद की तरफ इसलिए जाना चाहिए कि जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि आयुर्वेद में आयु का ज्ञान होता है, तो आयु का विशेष ज्ञान होता है। आयु हम किसको बोलते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आता है, जी। जब उसकी पहली सांस शुरू होती है, तब से लेकर उसकी आखिरी सांस तक की जो उसकी पूरा पूरा जीवन होता है, वो उसकी आयु है। तो आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं करता है, बाकी जितनी भी पद्धतियां हैं वो बीमार होने के बाद चिकित्सा करती हैं। आयुर्वेद उससे अलग इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं करता है, बल्कि वो स्वस्थ रहने का उपाय भी बताता है। तो उसको हम चिकित्सा शास्त्र ना बोलकर उसको हम जीवन का शास्त्र बोलेंगे। और वो जीवन जीने की कला बताता है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद अपने मृत्यु पर्यंत वो अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से रख सके। तो ये बातें केवल और केवल आयुर्वेद में बताई गई हैं। इसलिए हर व्यक्ति को आयुर्वेद की ओर जाना चाहिए। तो आयुर्वेद शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर बल देता है। और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य किसी का व्यक्तिगत होता है, वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक स्वास्थ्य पर भी बल देता है। आयुर्वेद में सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। WHO ने भी कहा है कि शायद हमको 7 डायमेंशन पे काम करना चाहिए, जिसमें बिल्कुल।
फिजिकल के साथ साथ में मेंटल हेल्थ हाँ, भी वो strong आयुर्वेद होना की है। परिभाषा का ही इंग्लिश में इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट भी पेश की थी जिसमें उसने जी। कहा था कि ऑलमोस्ट 85% डिसीज जो है वो हुँ। साइकोसोमेटिक है, जी, जैसा कि मैंने अभी जी, शुरुआत में कहा। जी। तो अगर हुँ, बीमारियां मानसिक रूप से हो रही हैं, हुँ, हुँ, तो फिर मेरा प्रश्न आपसे यह है ना कि आयुर्वेद में हुँ, हम क्यों जाएं, जब आपने भी पहले की जड़ी बूटी और इनका ही चीज है, दवाइयों का ही हुँ, उपयोग हुँ। करना, तो आयुर्वेद में ऐसी कौन सी पद्धतियां हैं जिसमें साइकोसोमेटिक डिसीज का भी इलाज हो सकता है या निदान हो सकता अभी मैंने वही जो आपको कहा कि आयुर्वेद शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर ध्यान देता है है? और व्यक्तिगत के साथ साथ जो सोशल हेल्थ होती है उसके ऊपर भी ध्यान देता है। हम्म तो आप ये सोचिए कि अगर हम बहुत स्वस्थ हैं हम्म लेकिन हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं अगर वो सोसाइटी अच्छी नहीं है तो जी हम मानसिक रूप से कैसे खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। हम्म तो ये एक पूरा बहुमुखी स्वास्थ्य पर फोकस करता है। राइट तो अगर हमारा समाज स्वस्थ है तो हम मन से स्वस्थ रहेंगे और अगर हमारा मन स्वस्थ है तो शरीर से स्वस्थ रहेंगे। हम्म तो एक जो कहावत है बहुत पुरानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, मैं कहती हूँ कि अगर मस्तिष्क स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कहता था कबीर दास ने कहना था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी, जी, तो सबसे कुछ है, वही बात सर डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है कि अगर आप जी। मन से दुखी हैं तो बीमारी आपके पास में रहेगी ही रहेगी। और अभी जैसा कोई कि भी मैं थोड़ा-सा इसमें हाँ और जोड़ना चाहूँगी कि अगर कोई भी बीमारी होती है, सपोज़ जैसे आप सड़क चलते आपको चोट लग गई पैर में, जी तो शरीर में जैसे ही चोट लगती है, वैसे ही मन भी दुखी हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको हम केवल शारीरिक व्याधि बोलें। हाँ हर शारीरिक व्याधि के साथ मन जुड़ा हुआ है और हम्म बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे हम डायबिटीज़ का एग्ज़ाम्पल ले लें, हम्म कैंसर का एग्ज़ाम्पल ले लें, हाइपरटेंशन है कि हम्म अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस में हैं या आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हम्म, दवाइयाँ लेने के बाद सारे परहेज करने के बाद भी ये अपने आप बीमारी बढ़ती जाती है, कंट्रोल नहीं होती। बिल्कुल तो ऐसी बीमारियां जहां पर मन का बिल्कुल सीधा संबंध हमको दिखाई देता है हम्म। उसको साइकोसोमैटिक कैटेगरी में ले लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हर व्याधि साइकोसोमैटिक नहीं, है। आप जो बातें कह रहे हो बहुत अच्छी, मुझे अभी एक घटना याद आ रही है। जी, कई वर्ष पहले मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। जी। शहर के एक अच्छे नामी ग्रामी आर्थोपेडिक्स के पास में उनको एडमिट किए। हुँ, ऑपरेशन हुआ, हुँ, प्लास्टर लगा और हुँ, प्लास्टर खुद ही में खुल भी गया। बिल्कुल। अब जब धीरे धीरे लोग मिलना चालू किए और उससे पूछते थे कि यार एक्सीडेंट हुआ था तेरा, तो क्या मत पूछ यार कितना दर्द किया था। हुँ, तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि घटना तो घटी साल भर पहले थी, हुँ। मगर दर्द उसको साल भर बाद भी बाद एहसास हो रहा याद है। करके दर्द याद होने करके लगता दर्द था। हो रहा है जी, वो, जी, जी। तो कहीं ना कहीं मानसिक दर्द है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बीमारी की ओर फिर उनको ले जाती है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद की एक हुई, लेकिन कोविड के समय से एक बातें और आती थी जी। और लगातार मीडिया और इनमें चलती भी है हुँ, हुँ, कि जो आयुर्वेद है हुँ। वो प्रिवेंटिव के लिए बहुत अच्छा है, बट जी। क्यूरेटिव के लिए नहीं है। हमेशा कई बार हम देखते हैं और कई प्रकार के वाद विवाद मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा खड़े भी किए जाते हैं और हुँ, हुँ। आयुर्वेद उसको डिफेंस करने की कोशिश भी करता है। जी। लेकिन जो धारणा आम पब्लिक के पास पहुंच रही है, जो मैसेज जाता है, हुँ, हुँ। वो ये जाता है कि ये जो आयुर्वेद है ये बीमार ना हो उसके लिए है, अगर बीमारी हो गई हुँ। तो इनकी दवाइयाँ इनकी थेरेपी उतनी कारगर नहीं नहीं है। होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद को यदि हम देखें क्योंकि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, जी तो उसके 2 पार्ट आयुर्वेद के हैं। पहला पार्ट है वो प्रिवेंशन के बारे में बताया है जी और प्रिवेंशन भी ऐसा है कि आपको सुबह आपका लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए, रात में कैसा होना चाहिए, आप सुबह क्या खाएँ, दोपहर में क्या खाएँ, इवन पानी आप कितना पिएँ और ये चीज़ें जो हैं उम्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ये बदलती जाती हैं। हम्म इतना साइंटिफिक प्रिवेंशन के बारे में बताया गया है। हम्म। तो पहले प्रिवेंटिव पर ज़्यादा फोकस किया है, ओके लेकिन अगर प्रिवेंशन के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आदमी बीमारी से बच नहीं पाता है। तो हम्म आयुर्वेद में ऐसी कोई भी व्याधि नहीं है जिसका इलाज नहीं बताया गया है जी और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही कारगर तरीके से उसका इलाज बताया गया है। आयुर्वेद को थोड़ा सा और डीप से समझने की जरूरत है। जी, आप लोग को बातें कुछ समझ में अच्छी लग रही होंगी, जुड़े रहिएगा। बहुत सारी बातें करेंगे हम डॉक्टर अरुणा जी के साथ में, मगर डॉक्टर अरुणा एक और बात आती है, बीमारियां जनरली 2 भागों में डिवाइड है। जी, एक तो ठीक है सोमेटिक और साइकोसोमेटिक थी, बिल्कुल। मगर एक और हम करें तो आता है कैटेगराइज में कम्युनिकेबल और नॉन नॉन कम्युनिकेबल में। जी। तो इन जब जगहों पे आता है तो फिर एक बार आयुर्वेद में प्रश्न खड़ा होता है हुँ, हुँ। कि इसका असर किस ओर ज्यादा है, कम्युनिकेबल पे है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पे जी, है? जी। देखिए डब्ल्यूएचओ भी ये मानने लगा है कि अगर हमको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हम्म नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को जीवन शैली जन्य रोग
या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी बोला जाता है, जो भी बहुत फैशन में है। तो WHO ने भी इस बात को मान लिया है कि अगर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को क्योर करना है तो आयुर्वेद के अलावा और कहीं चारा नहीं है। दूसरी बात आती है कि अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज तो आयुर्वेद के पाले में आ गई और अभी जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है उसने बहुत सारे हेल्थ वेलनेस सेंटर डेवलप किए हैं पूरी कंट्री में। तो उसमें करीब 30% जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं वो आयुर्वेद के उसमें आए हैं और आयुर्वेद को इसीलिए दिया है ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पर वो काम कर सके। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो आयुष विभाग है वो करीब 9 हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, इसका प्रिवेंशन वाला पार्ट और ऑस्टियोआर्थराइटिस, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनका क्यूरेटिव पार्ट, ये सब सारी चीजें इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आई हुई हैं। दूसरी बात आती है कम्युनिकेबल डिसीज की। तो अभी जैसे आपने कोविड का एग्जांपल दिया, तो कोविड के समय वो कोविड सबके लिए नया था और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, उसका प्रोटोकॉल थोड़े थोड़े समय में चेंज हो रहा था। लेकिन हमारे देश में आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। आयुर्वेद में ये बोला गया है कि अगर आपको कोई बीमारी का नाम ना पता हो तो आप शर्माइए मत, क्योंकि इतनी बीमारियां हैं। जैसे कोविड पहली बार आया तो उसका नाम जो है वो कोविड के नाम से आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन उसमें जो सिम्टम्स थे, जो कॉम्प्लिकेशन आए, सेम वही, जैसे कई लक्षण एक साथ रहते तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही जल्दी 2-3 महीने में ही उसको निकाल लिया कि ये पूरा प्रोटोकॉल कोविड के ऊपर फॉलो होगा। और आपने शायद सुना भी होगा, आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया और जिन लोगों ने आयुर्वेद पैथी को अपनाया उस समय, उनको मैंने देखा। मैंने खुद भी बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया और कई स्टेट्स थे जहां पर बहुत ज्यादा काम हुआ आयुर्वेद पर। वहां पर मैंने देखा कि जो कोविड जो एक गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था एंटीबायोटिक्स का, उसको लेने के बाद साथ साथ जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली उनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिले। बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस लेकर पेशेंट्स आ रहे थे उनमें डेथ का रेट भी कम देखा और कॉम्प्लिकेशंस भी कम थे। तो और उस समय हमको ये पता चला कि आयुर्वेद जो है केवल नॉन कम्युनिकेबल पर नहीं, कम्युनिकेबल डिसीज पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। और कम्युनिकेबल डिसीज का एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जैसे हम भीड़ में कहीं जाते हैं और वहां पर कोई एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, तो वहां पर अगर 50 लोग हैं तो एक व्यक्ति जो होता है वो उससे इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन बाकी सारे नहीं होते। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती है संक्रमण के लिए वो होती है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो आयुर्वेद की जो जीवन शैली होती है वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखती है। तो अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो हमारा शरीर किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या और किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, उसके लिए वो एक फेवरेबल कंडीशन उस पैथोजन को नहीं देगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली भी आयुर्वेद जो कम्युनिकेबल डिसीज है उससे प्रिवेंट करता है। डॉक्टर अरुणा, आप बार बार बात कर रही हैं लाइफ स्टाइल को लेकर की, और अभी जितनी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी लाइफ स्टाइल को लेकर की आ रही है। खैर, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ। 2016-17 का जो दौर था उस समय एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अभियान चली थी, मधुमेह मुक्त भारत। बिल्कुल। और उस मधुमेह मुक्त भारत में हमें भी जाने का मौका मिला। दिल्ली में जब सेमिनार 3 दिन का हुआ था तो वहां पे हमने जितने भी डॉक्टर्स देखे थे, दे आर फ्रॉम एलोपैथ या मॉडर्न मेडिकल साइंस से थे, लेकिन वो डायबिटीज को क्योर करने में और रिवर्स करने के लिए आयुर्वेद, योगा और प्राणायाम का सहारा लेने की बात कर रहे थे वहां पे। खैर, आपकी बातों को मैं और कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी मैं एक इंट्रो की ओर चल रहा हूँ, ब्रीफ में चल रहा हूँ, क्योंकि आपसे आयुर्वेद को समझना है। जितना मैं आयुर्वेद को अभी कोशिश करता हूँ उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। तो आप जैसे डॉक्टरों से और प्रोफेसर से मैं इसको और गहराई पे आने वाले समय पे दर्शकों के लाने की कोशिश करूंगा। तब तक अभी मैं जो थोड़ी सी मिथ है, कंफ्यूजन है, वो आपके थ्रू क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो एक आम धारणा जो है ना वो बनी है डॉक्टर अरुणा की आयुर्वेद जो है वो बीमारी को जड़ से पूरा खत्म कर देती है। ये कितनी सत्य है, क्योंकि इस पे लोगों के क्वेश्चन मार्क भी बड़े बड़े लगते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से खत्म करता है, लेकिन कई बार मरीज कब चिकित्सक के पास पहुंचता है जब उसको डॉक्टर सर्जरी बताते हैं। अगर नी ज्वाइंट पूरा लॉक हो गया और डॉक्टर्स बोलते हैं कि सर्जरी करना है, तब फिर वो सर्जरी से बचने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं। तो एक्चुअली बीमारी जड़ से खत्म होगी उस समय जब अगर रोगी बिल्कुल सही समय पर चिकित्सक के पास पहुंचे। जैसे आयुर्वेद में जो पैथोजेनेसिस होती है कि व्याधि जब शुरू होती है, शुरू होने के बाद व्याधि जब पूरी शरीर में दिखने लगती है,
तो ये 6 स्टेजेस बताई गई हैं। तो 5वीं स्टेज में डिसीज जो है हमको दिखने लगती है और 6वीं स्टेज कॉम्प्लिकेशन की होती है। तो 6 स्टेज में वो जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचता है उसके ठीक होने का और समूल नष्ट होने का चांस उतना अधिक होता है। अगर वो व्याधि पूरी आ गई, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी आ गए, तो वहां पर वो जड़ से खत्म होगी कि नहीं होगी वो रोग और रोगी की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। रोग और रोगी की स्थिति। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति इनिशियल स्टेज में बिना समय गंवाए अगर चिकित्सक के पास पहुंचता है तो वहां पर व्याधि की जड़ से खत्म होने की संभावना थोड़ी अधिक होती है। ठीक है। जल्दी जो हमारा भारतवर्ष का जो ट्रेंड है ना पब्लिक का, वो तो पहले खुद डॉक्टर बनता है जी। मेडिकल काउंटर वाला सबसे खास होता है क्योंकि उनको 300 रुपए बचते हैं डॉक्टर की फीस देने में। बिल्कुल। तो पहले वहां पहुंचता है। उससे भी आजकल एक और डॉक्टर आगे, वो है हमारा यूट्यूब और व्हाट्सएप में डॉक्टर आ गए हैं। तो वहाँ गूगल डॉक्टर, व्हाट्सएप डॉक्टर और यूट्यूब में बहुत सारे ज्ञान है और आयुर्वेद के ज्ञान बहुत सारे बड़े हैं यूट्यूब पे। मतलब हर दूसरा वीडियो आयुर्वेद पे ज्ञान देता है। बिल्कुल। फिर वो जब देखता है कि नहीं घर पे ही सारा प्रैक्टिस कर लिया है तो बीमारी नहीं ठीक हो रही है, तब वो पहुंचता है मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर के पास। वहां पे साल भर व्यतीत करता है। जैसा आपने कहा कि सर्जरी हो गई, जब उसको लगता है कि नहीं मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, तब फिर वो ऑप्शन खोजता है कि मुझे अब आयुष की किस कैटेगरी में जाना है। तो भी काफी जैसे करते करते अमूमन 2 से 3 वर्ष गुजर जाते हैं उसे बीमारी को ढोते हुए, तब तक आयुर्वेद में पहुंचता है। 2 प्रश्न यहाँ मेरे उपजते हैं। पहला कि उसे किस समय आपके पास आ जाना चाहिए, इनको काटते हुए आयुर्वेद की ओर किस तरफ आना चाहिए, एक पहला प्रश्न है। दूसरा, यदि वो डिले कर रहा है और जितना डिले हुआ, जैसे मैंने कहा 2 से 3 वर्ष हो गए किसी पर्टिकुलर सामान्य सी बीमारी के लिए, तब उसके जल्दी ठीक होने या जड़ से नष्ट होने में क्या प्रोबेबिलिटी है? जी, आपका पहला सवाल था कि किस समय जाना चाहिए। किस समय जाना चाहिए? जिस समय किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके शरीर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसे आयुर्वेद में जितनी भी जो सर्जिकल डिसीजेस हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है और एक अग्नि आपने सुना होगा जठराग्नि होती है, तो उसकी ही विकृति के कारण सारी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले उसको पेट में ही डिस्कम्फर्ट होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सिर दर्द रहता है, एसिडिटी हो रही, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको बहुत हम सामान्य उसमें ले लेते हैं। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो या इनिशियल स्टेज में ही कोई सा भी सिम्टम अगर उसको मिले तो सबसे पहले उसको चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए, चाहे वो किसी भी चिकित्सक के पास जाए। तो वहां पर डॉक्टर के पास संभावनाएं ज्यादा होती हैं और बहुत कम दवा में बहुत कम समय में वो ठीक हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कई बार लोगों को सही पता नहीं होता है कि कहाँ जाना चाहिए, वो मिसगाइड भी हो जाते हैं या उतना नॉलेज नहीं होता है, तो अगर वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं तो वहां पर वो डॉक्टर जो है उनकी तब भी व्याधि समूल नष्ट हो सकती है अगर व्याधि जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन जो रोगी है उसको इतना पेशेंस रखना चाहिए कि वहां पर केवल औषधि बस काम नहीं करती, वहां पर उसकी लाइफ स्टाइल, उसके खान पान में क्या सुधार करना है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सारी चीजों को डॉक्टर के सुपरविजन में और उसके मार्गदर्शन में, और जब तक डॉक्टर बोले, जैसा बोले उसको अगर वो पूरा फॉलो करे तो निश्चित रूप से लाभ होता है। लेकिन जब रोगी हमारे पास आते हैं तो वो बहुत जब थक के आए होते हैं, तो जब हमारे पास आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है। वो पूछते हैं कि आप बताइए कितने समय में ठीक होगा। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल रहता है कि कितने समय में ठीक हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग शरीर जो है अलग अलग तरीके से दवाइयों के लिए रिस्पॉन्ड करता है। मैं उस पे भी आऊंगा शरीर के हिसाब से जी, क्योंकि आयुर्वेद में ये भी कहा गया कि पर्सनलाइज और कस्टमाइज ट्रीटमेंट किया जाता है बात में, जो कि अन्य जो पद्धतियां उनमें नहीं होता है। एकदम सही है। तो इसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन एक और जब दवाई की बात आती है और दवाइयां देते हैं, क्योंकि ये पर्सन की एक नॉमिनल क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन रहते हैं जब डॉक्टर के पास जाता है जी, कि मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। दूसरा, डॉक्टर साहब मेरा खर्चा कितना आएगा। तो वो 2 प्रश्नों को जरूर चलता है, जिसका जवाब देना किसी भी डॉक्टर के लिए उतना संभव नहीं है, और खासकर कि आयुर्वेद में, क्योंकि शायद ये पर्सनलाइज और कस्टमाइज ट्रीटमेंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस पे भी कहें, जब दवाइयों के ठीक होने की बात आती है तो एक प्रश्न और दिमाग में आता है, वो ये आता है कि जनरली हम आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में कहते हैं कि ये काफी देर से असर करती है जी। तो देर से अगर असर करेंगे तो फिर मरीज तो निश्चित रूप से इतना पेशेंस उसके पास में तो नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि आयुर्वेदिक दवाइयां देर से असर करती हैं।
ये बीमारी के ऊपर निर्भर करता है जी। कि अगर किसी को सीवियर आर्थराइटिस है हाँ। और आप चाहेंगे कि आपको 2 दिन में 3 दिन में लाभ हो, तो निश्चित रूप से नहीं होगा। कोई भी पैथी जो है 2-3 दिन में आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको बुखार है, आपको सर्दी खांसी है, आपको वोमिटिंग हो रही, आपको एसिडिटी है, मैंने देखा है कि सीवियर एसिडिटी का पेशेंट आता है जिसको महीनों से वोमिटिंग हो रही है और कई बार हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ जाती है। मेरे अस्पताल में जो पेशेंट्स आते हैं और हम उनको अपने अस्पताल की जो गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ, सिंपल दवाइयाँ हैं, वो देते हैं और अगले दिन से वोमिटिंग बंद हो जाती है। तो उससे ज़्यादा और असर करने वाली दवाई क्या होगी? तो ये दवा कितनी जल्दी असर करेगी, ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है और पेशेंट की कंडीशन कैसी है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर बहुत क्रॉनिक बीमारी है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन दवाइयाँ जो हैं वो जल्दी काम करती हैं, देर से काम करती हैं, ये सही नहीं है। ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। आप कोई भी दवाई खा लीजिए, अगर आप एनाल्जेसिक ले रहे हो तो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, एंटीबायोटिक कर रहे हो तो फ्लोरा डिस्टर्ब होंगे, लूज मोशन चालू हो जाएंगे, रैशेस निकलने चालू हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पर आयुर्वेद कितना भी खा लो, कितने साल भी खा लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसका। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ये आम लोगों में ये धारणा एक होती है और इसीलिए कई बार मरीज आके पूछते हैं कि मैडम ये खाने से इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, भले फायदा ना हो लेकिन नुकसान नहीं करेगी, इसलिए हम ये दवा लेना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए कि अगर कोई पानी बहुत ज्यादा पी लेता है तो वो भी नुकसान करता है, अगर आप खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो वो भी नुकसान करता है। तो आयुर्वेदिक दवा भी दवा होती है, लेकिन बस एक अंतर ये होता है कि जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं दूसरी पैथी की, वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं, तो उनमें और आयुर्वेदिक दवाइयों में ये अंतर होता है कि जैसे आयुर्वेद में पहला ही आपका सवाल था कि चूर्ण, वट्टी और क्वाथ के रूप में होती है। तो अगर किसी भी चीज का हम चूर्ण बनाते हैं तो वो एज ए होल जो ड्रग रहती है वो पूरी की पूरी रहती है। तो प्रकृति ने ऐसा हर जड़ी बूटी में, हर चीज में इस तरह की चीजें डाली हैं कि एक चीज का अगर कोई साइड इफेक्ट होना है तो दूसरी चीज उसको काउंटर भी करती है। तो ये एक आयुर्वेदिक दवाइयों का फायदा होता है। लेकिन अगर कोई ये चिकित्सक पर निर्भर करता है कि चिकित्सक चूर्ण देगा, वट्टी देगा या कितनी मात्रा में देगा। एक मरीज के लिए चूर्ण की मात्रा 3 ग्राम होगी, दूसरे के लिए 1 ग्राम होगी और तीसरे के लिए 10 ग्राम भी हो सकती है। तो अगर कोई अपने मन से या किसी नॉन मेडिको या मेडिकल स्टोर में अपने मन से अगर दवाइयाँ लेता है और खाता है तो निश्चित रूप से उसका साइड इफेक्ट होगा। और दूसरा साइड इफेक्ट हम उसको ये भी मान सकते हैं कि दवाइयाँ जो है काम नहीं करेंगी, कि अगर उसकी कम मात्रा में ले रहा है तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, तो वो दवा जैसी नहीं रहेगी। तो अगर आपको दवा लेनी है तो आपको हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेना है, किस समय लेना है और कब तक लेना है, किस चीज के साथ लेना है। अगर एक दवा को आप दूध के साथ ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट अलग होगा, गर्म पानी के साथ ले रहे हैं तो इफेक्ट अलग होगा और ठंडे पानी के साथ लेंगे तो इफेक्ट अलग होगा। तो ये बात केवल आपको एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन ही बता सकता है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद की खास बात है, लेना है किसके साथ, खाना है किसके साथ, लेना है किस समय लेना है। मैं इस पे भी बात करूंगा। एक और अच्छा विषय आ ही गया है कि हमें समय का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आयुर्वेद में। और फिर बात कि हर व्यक्ति के हिसाब से समय भी बदल जाते हैं। जब आप समय की बात कर रहे हैं और दवाई लेने की बात करते हैं तो ठीक है, दूध के साथ लेना है कि छाछ के साथ लेना है, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब ठीक। लेकिन आप लोग परहेज बहुत बताते हो मैडम कि आपको अब ये नहीं खाना है तो आपको ये नहीं खाना है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है आयुर्वेद में? ये लोग, हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस कभी नहीं बोलता कि आपको ये नहीं खाना है। बिल्कुल, आयुर्वेद तो उसके बिना चल ही नहीं सकता। आयुर्वेद में मतलब वो इतना महत्वपूर्ण है ये चीजें कि आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर इसको हम पथ्य बोलते हैं, जो चीजें हमको खानी चाहिए, और जो चीजें नहीं खानी चाहिए उसको हम अपथ्य बोलते हैं। एक्चुअली पथ्य और अपथ्य, पथ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जितने चैनल्स हैं, वो चाहे किसी भी सिस्टम के हों, सर्कुलेटरी सिस्टम के हों, नर्वस सिस्टम हो, उसमें जो चैनल्स हैं अपनी बॉडी में उसको हम पथ बोलते हैं। तो पथ के लिए जो अच्छा है वो पथ्य है। तो अगर कोई पथ्य का पालन नहीं करता है तो वो दवा ले लेगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, और अगर वो पथ्य का पालन करता है तो भी उसको दवा की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर में अगर कोई पथ्य का पालन करता है तो धीरे धीरे हमारी फिजियोलॉजी अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है, और उसके साथ अगर वो दवा ले रहा है तो दवाइयों का उपयोग हमको कम समय तक करना पड़ता है, कम मात्रा में करना पड़ता है। तो वो, क्योंकि सारी बीमारियां खान पान से ही शुरू होती हैं, तो अगर आप जहां से सोर्स है अगर आप उसको नहीं बंद करेंगे
तो फिर उधर भी सोर्स भी आपका चालू है और इधर आप इलाज भी कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी बीमारी की रिकरेंस का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आप सबसे पहले निदान परिवर्जन जो बीमारी का कारण था उसको हम छोड़ें, और आयुर्वेदिक डॉक्टर केवल क्या नहीं खाना है वो बस नहीं बताते, खाने की भी बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जी। वो भी बताते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात दी, पथ्य यानी जी, पथ। बिल्कुल शरीर में बहुत सारे चैनल है ना, बिल्कुल। सर्कुलेटरी सिस्टम का है, नर्वस सिस्टम है, लिम्फेटिक के है, जिसमें जी। बहुत सी चीजें प्रवाहित होती हैं। हम्म, तो उसको डॉक्टर अरुणा ने कह दिया पथ है। और पथ पथ यानी रास्ता। बस रास्ता है बिल्कुल। वो। और आप सही चीजें रास्ते में चल दोगे हाँ। तो आप भटकोगे नहीं। हम्म, और अपथ हम्म, यानी गलत रास्ते में चल हम्म, दिया है तो हम्म, दिक्कत तो होगी। हम्म, तो पथ्य और अपथ्य के ऊपर में हम फिर कभी बात करेंगे उनकी अपनी, कि कौन सा सही चीज है हम्म, खान पान में, आहार में लेकर के, जिसपे हम्म, आयुर्वेद बहुत ज्यादा जोर डालता है हम्म, कि ताकि आप बीमार ना पड़े। बिल्कुल। और अगर गलती से कभी बढ़ जाते हैं तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। मगर मैडम, जब आप लोग की एक जो ये पथ्य और अपथ्य की तो एक भाषा है जिसपे हम बात करना है, पर जब आयुर्वेद चिकित्सक पकड़ते हैं जी। तो जल्दी हमको हम्म, ये नाड़ियाँ, कहते हैं कि नाड़ी देख रहे हैं, अब तो नाड़ी हम्म, नहीं पल्स समझ में आती है। जी। पर नाड़ी देखने के बाद में हम्म, जहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलते हैं कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो हम्म, ये सब चीजें दिक्कत है, हम्म, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपका वात पित्त कफ गड़बड़ा गया है, या तो वात बढ़ गया हम्म, या पित्त कहीं पे बढ़ रहा है, कफ घट रहा है, हम्म, तो इससे बीमारी होती है। हम्म, आप अक्सर बात करते हैं कि अग्नि, जैसे भी आपने बात किया कि नहीं, हम्म, पेट की अगर अग्नि खराब हो गई तो हम्म, गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, फिर आप लोग धातु की बातें करते हैं। हम्म, ये जो हम आम पब्लिक है हमारी, उसे वात पित्त नहीं आता। वात का मतलब हम दर्द समझ लेते हैं कि जी, घुटने का दर्द जी, है तो वात वाला हो गया। जी, जी, पित्त यानी समझते हैं कि नहीं, हो गई, बढ़ गया तो उल्टी हो रही तो पित्त हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। कफ का मतलब हम खांसी समझते हैं। हाँ। और बाकी अग्नि और धातु हम्म, अभी समझ में नहीं नहीं आती है। आता है। तो आज थोड़ा सा हम आपसे समझ लें ताकि दर्शकों को हम बता पाए। बहुत अच्छी चीज आपने पूछी कि वात पित्त और कफ, हम बोलते, लोग पूछते हैं आप बताइए हमारा क्या बढ़ा हुआ है। जी। तो ये जो तीन चीजें होती हैं ये हमारे शरीर का आधार है। कि हम्म। जब बच्चे का जन्म होता है, जैसे एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जी। तो आयुर्वेद में जो पूरे शरीर का जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो वात पित्त और कफ के ऊपर निर्भर करता है। तो वहां पर जन्म के समय उसकी उसकी जो प्रकृति रहती है वो या तो वातज होगी, या तो पित्तज होगी, या तो कफज होगी, यानी कौन सा दोष डोमिनेंट है उसमें। तो पूरी की पूरी जो लाइफ स्टाइल रहती है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। इसीलिए आपने जो कहा कि एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए किसी भी अगर दो लोगों को खांसी है तो दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक की वातज प्रकृति हो और एक की कफज प्रकृति हो, तो एक ही दवा दोनों पर काम नहीं करेगी। तो वात पित्त और कफ आप ऐसे समझिए जैसे बारिश का मौसम होता है, और जी। बारिश अगर सही हो रही है तो सारा जो हमारी पूरी प्रकृति रहती है वो धन धान्य से भर जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर बारिश कम हुई या बारिश बहुत ज्यादा हुई तो वहां पर बहुत ज्यादा विपत्ति भी आ जाती है। तो वात पित्त और कफ जब हमारे शरीर में बैलेंस्ड रहते हैं तो वो हमारे शरीर के पूरे स्वास्थ्य का आधार होते हैं, और यही हमारी अग्नि को भी बैलेंस रखते हैं। और जो धातु जो है वो एक तरीके से शरीर का पूरा एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट होता है, जितने भी टिश्यूज होते जो हैं टिश्यूज वो, रहेंगे हाँ, उसमें, वो हाँ। सारी धातुएं हैं। तो वात पित्त कफ और अग्नि एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं कि अग्नि के ऊपर वात पित्त कफ, अग्नि सही है तो वात पित्त कफ बैलेंस्ड रहेंगे, और वात पित्त कफ अगर बढ़ते हैं और कम होते हैं तो अग्नि को भी इम्बैलेंस्ड कर देते हैं। अच्छा। तो वात पित्त कफ जब तक बैलेंस्ड रहते हैं हम स्वस्थ रहते हैं, और यही हमारा जो वातावरण में बदलाव होता है, हमारा खान पान होता है। इवन अगर हमारा खान पान बहुत अच्छा है फिर भी सुबह के समय ये जो दोष रहते हैं वो समय के प्रभाव से वो बढ़ घट जाते हैं। दोपहर में पित्त बढ़ जाता है, रात के समय में वात बढ़ जाता है। तो ये एक प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारा जन्म के समय में ही एक व्यक्ति का जी, या तो वो वात का होगा या जी, पित्त का होगा या कफ का होगा, होगा, या कभी कभी वात पित्त पित्त कफ वात कफ ड्यूअल होता है, ड्यूअल भी और हो कभी जाएंगे। कभी तीनों दोष बराबर रहते हैं तो उसको अच्छा। सबसे अच्छा माना जाता है। जिसके त्रिदोष में उसका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उसका मेंटल पावर बहुत अच्छा होता है, उसकी अग्नि बहुत अच्छी होती है, उस प्रकृति को सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा। आप इसको यूं समझिए कि इसे ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और वायु, सूर्य के बिना काम नहीं चलता। सूर्य का अपना काम होता है कि पूरे ब्रह्मांड को वो एनर्जी का सोर्स देता है, तो उसी का प्रतिनिधि हमारे शरीर में पित्त के रूप में रहता है। अच्छा। तो हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी है वो सब पित्त के कारण होती है, जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो पित्त के कारण वही होता अभी है। बोल रहा कि मतलब पित्त का मतलब, अगर मैं मॉडर्न साइंस में जाऊं, मॉडर्न साइंस से जी, बात करूं, जी,
तो इसका मेन और मेटाबॉलिज्म जो की ओर बीएमआर बोला जाता है, बेसल BMR मेटाबॉलिक रेट, तो हाँ, पूरा मेटाबॉलिज्म उसके ऊपर डिपेंड करता पित्त है, के ऊपर डिपेंड पित्त के करता है। ऊपर। ओके, ऐसे ही जितने भी एक्शन होते हैं बॉडी में, ट्रांसपोर्टिंग और ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टिंग ये वायु एक्शन, पे लिवर का फंक्शन हो चाहे ब्रेन का फंक्शन हो, हमारा सोचना हो, काम करना हो, दो चीजों का जुड़ना हो, अलग होना हो, ये सारी चीजें जो हैं वो वायु जो बाहर होता है उसका प्रतिनिधि हमारे शरीर में वायु रहता है, बात करते और वात ही पित्त और कफ को मैनेज करता है। और कफ जो है वो स्ट्रक्चरल जितनी भी चीजें होती हैं, रीजनरेशन की चीजें हो रही हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, एक बच्चा जब छोटा रहता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो कफ के कारण उसकी वृद्धि होती है। अच्छा, डिपोजिशन जितने भी चीजें अगर हम हाँ, बोल मतलब रहे हैं, एक जो वृद्धि होती है हमारी, मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर है ग्रोथ होती है, वो कफ के ऊपर डिपेंड करती कफ है। के ऊपर लेकिन वहां पर जो पित्त रहता है वो उसका सहयोगी होता है, और वायु के बिना भी नहीं हो सकता है। राइट, तो वात, पित्त और कफ तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और उनमें से अगर कोई एक भी बढ़ा या घटा तो वो अपने साथ दूसरे को भी कुछ ना कम या अधिक मात्रा में बढ़ा घटा देता है। तो ये तीनों जो है वो स्वस्थ स्थिति में भी और बीमार की स्थिति में भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जैसे भी आपने ये कहा कि वात पित्त कफ में व्यक्ति हुआ जी, तो ऐसे ही हमारी प्रकृति भी होती है वात और पित्त कफ के हिसाब से। बिल्कुल, हमारी प्रकृति भी जो होती हमारे यहाँ 3 मौसम है, मौसम भी होता है, जो 6 ऋतुएं बताई गई हैं आयुर्वेद में। जैसे गर्मी का मौसम अभी आ रहा है तो गर्मी के मौसम में ऑटोमेटिकली वात बढ़ जाता है, बाहर रुक्षता रहती है, गर्मी बढ़ती है, रुक्षता आती है, तो हमारे शरीर में भी रुक्षता बढ़ जाती है। और वायु बढ़ता है, तो वायु बढ़ता है तो वहां पर हमारा खान पान सब सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम मान लीजिए अभी बहुत ज्यादा मिलेट लें या ऐसी कोई चीज लें, पानी ज्यादा हमको पीना पड़ता है गर्मी के मौसम में, तो अगर हम बहुत ज्यादा रूखी चीजें लेंगे, पानी कम पिएंगे, तो हमारे शरीर में मॉइस्चर कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। स्वेटिंग ज्यादा होगी तो बॉडी में मॉइस्चर कम होगा, और जहां पर पानी या क्लेद कम होता है वहां पर रुक्षता बढ़ जाती है। राइट, तो ऐसे जगहों पे हमें खान पान भी बदलना खान होगा, पान का बदलाव मतलब करना हमारे पड़ता यहाँ है। पे वातावरण बदले, 6 ऋतुएं जब होती हैं जी, तो 6 ऋतुओं बदलने के साथ साथ बिल्कुल ये जो 6 प्रकार के व्यक्ति भी हो रहे हैं, जी, मतलब वात पित्त कफ, हाँ, फिर उसके दो और एक और हाँ, 7 हो गए ना, हाँ, 7 हो जाएंगे बिल्कुल टोटल। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमाइज में चल रहा हूँ तो 7 लोग हो गए जी, और 6 ऋतुएं हो गई 6 हैं, ऋतुएं हो गई। तो इसके हिसाब से भी भोजन को हमको देखना होगा, बिल्कुल, हर भोजन व्यक्ति को की बदलना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में अभी बसंत ऋतु जा रही है, तो यहाँ पर कफ वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं। आप देखिए कि अभी होली के समय, होली के पहले, होली के बाद सर्दी, खांसी, बुखार, ये चीजें ज्यादा रहती हैं। तो अगर कोई कफज प्रकृति का व्यक्ति है तो वो उससे जल्दी प्रभावित होता है। अगर वातज प्रकृति का व्यक्ति, पित्तज प्रकृति का व्यक्ति है तो वो अगर थोड़ा सा खान पान में गड़बड़ होगी तो भी बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होता है। और प्रिवेंशन ही आयुर्वेद का इसी तरीके से बताया गया है कि हर मौसम में अलग अलग खान पान बताया गया है। तो अगर हम समय रहते, मौसम की शुरुआत होते ही अपने खान पान में चेंज कर लेते हैं तो इसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बोलूंगी कि जो आप संक्रामक व्याधि की बात कर रहे थे, तो अगर वो अपने खान पान में बदलाव कर लेता है तो इस मौसम में जो संक्रमण होते हैं उससे वो काफी हद तक अपने आप को बचा लेता है। चलिए, तो ये जो हमने बात की, तो आप जो बता रही थी अभी जी, तो क्या इसी को दिनचर्या और ऋतुचर्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल, मतलब दिनचर्या का मतलब है कि दिन में सुबह जब हम सोकर उठते हैं तब से रात में सोते तक में हमारी एक्टिविटी क्या रहती है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इवन कैसे खा रहे हैं, किन चीजों के साथ खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, हम कितनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, कब हम सो रहे हैं, हम दिन में सोते हैं तो कितना सोते हैं, रात में सो रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो सुबह से शाम तक के हमारे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें ब्रश करना, नहाना, पूजा करना, प्राणायाम करना, सारी चीजें जो मिलकर वो दिनचर्या बनाती हैं। तो ये जो भोजन ये है, जैसे अभी आपने ऋतुचर्या की बात की, बिल्कुल, तो जी, अलग अलग ऋतुओं में वात पित्त कफ अलग अलग प्रकार के चलते हैं, उसके हिसाब से आपने भोजन की बात कही जी, तो क्या दिन के अनुसार से भी वात पित्त और कफ बदलते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सुबह के समय कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है। अच्छा, सूरज निकलता है और सूरज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पित्त बढ़ता जाता है, और सूरज जैसे जैसे ढलता है पित्त कम होता जाता है और वात बढ़ता जाता है। तो इसीलिए आप देखिए कि दोपहर का, सुबह का खाना बोला जाता है राजा के समान होना चाहिए, क्योंकि सुबह आप जो खाएंगे उसके बाद मेटाबॉलिज्म हमारा अपने आप बढ़ जाता है नेचुरल तरीके से, तो वो खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा।
दोपहर का राजा के खाना समान, मतलब अगर मतलब आप अच्छा रिच डाइट रिच लीजिए, डाइट, आप गरिष्ठ मीठा भोजन भी भी खा, करते गरिष्ठ हो। भोजन भी करेंगे तो भी वो डाइजेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। दोपहर का खाना आपका एक सामान्य व्यक्ति जो होता है, यानी मध्यम मध्यम परिवार का जो परिवार का व्यक्ति है व्यक्ति हूँ। वैसा हो, क्योंकि दोपहर का खाना अगर आप 1 बजे 2 बजे खा रहे हैं तो 4 साढ़े 4 5 बजे सूर्य जो है वो ढलने लगता ढलने है, लगता और सूरज के ढलने के साथ हमारी जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो अपने आप स्लो होने लगती है। और रात का खाना हमेशा गरीब के समान खाना चाहिए। गरीब के समान मतलब कम मात्रा में खाएं और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ ना हो, क्योंकि रात के समय हम खाना खाते हैं और सोते हैं, तो वहां पर हमारा एक तो मेटाबॉलिज्म वैसे ही कम हो गया है प्राकृतिक रूप से, और दूसरा अगर हम गरिष्ठ खाना खाएंगे और हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी सोते समय तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और वही खाना अगर सुबह डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपने फिर से खा लिया बिना भूख लगे, तो वही धीरे धीरे आयुर्वेद के हिसाब से सभी बीमारियों का कारण बनता है। सभी उल्टा कर रहे हैं हम लोग। जी सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं तो जी हल्का सा कुछ ले लेते हैं, जी इडली उडली खा लिया, कभी कभी जी पोहा खा लिया। दोपहर को टाइम मिलता नहीं है ना, जी तो 2 रोटी खा ली कहीं पे। हम्म, रात को 7 बजे घर पहुंचते हैं तो फिर जितना भी बहुत आ जाए अच्छे से दबा खा के, लेते हैं। चावल भी आ जाए, पूड़ी भी आ जाए, सब आए तो जी रात जी को दबा के खाते हैं। जी जी तो शायद इसीलिए हाँ जितनी बीमारियां आ रही, यही लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। बिल्कुल। और जैसे मुझे ये लगता है कि बातें। अब इसके बाद शायद आप भी नहीं खाएंगे, और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे शायद वो भी इस नहीं, बात वैसे को तो मैं सवेरे जल्दी खाना खा लेता हूँ, हैवी ही रहता है। दोपहर हम्म, को मेरा लाइट हो जाता है, जी और रात को तो अगर मैंने कहीं चपाती और सब्जी खा ली तो इतना ही काफ़ी है। कई बार तो सब्जी में ही काम चला लेते हैं। जी तो रात को जितना है, तब से मैं काफ़ी अपने आप को एक एनर्जेटिक फील कर पा रहा हूँ, और जी ये मेरा करीबन पिछले 3 साल से कंटिन्यूटी पे चला हुआ है। जी इसके पहले निश्चित रूप काफ़ी से तकलीफ यदि थी। आपने जो खाया है अगर वो पूरा डाइजेस्ट हो रहा है तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। फील करेंगे। तो आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, और कुल मिला के आप आयुर्वेद को ये समझिए कि आयुर्वेद छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। जी हमारी आयु बहुत लंबी है, और हम सब शतायु होना चाहते हैं, या आशीर्वाद मिलता है। अगर आप शतायु होना चाहते हैं तो आयुर्वेद को आपको गहराई से समझना होगा। कुछ मोटी मोटी हमने बात आज यहाँ पे डॉक्टर अरुणा ओझा जी के साथ में की है, जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय में आप विभागाध्यक्ष हैं काय चिकित्सा विभाग की। आगे भी हम मैडम को बुलाते रहेंगे, और आयुर्वेद को आप अपने जीवन में सरलता और सहजता के साथ में कैसे अपना सकते हैं, इस विषय पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। वीडियो के बाद अगर आपको किसी प्रकार के प्रश्न और जानकारियां दिमाग में आ रही हैं तो आप हमें लिख के भेजिएगा। हम आगे भी मैडम के साथ में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैडम बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका, यू सो आप यहाँ मच। पे आए।